नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा साइंस बूस्टर सीरीज जो है आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। तो दोस्तों, फिजिक्स के लिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बूस्टर सीरीज प्रदान कर दी है। आप लोग देखे होंगे, उसे समझे होंगे, काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज्ञानप्रद रहा होगा। दोस्तों, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज केमिस्ट्री के कुछ प्रमुख प्रश्नों का जो पिछले कुछ वर्षों में आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछे गए हैं, आरआरबी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको सम्मिलित करते हुए आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का सीरीज मैंने तैयार किया है। दोस्तों, तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्लास को, और दोस्तों अगर जो कुछ भी आपको अगर ना समझ में आए या किसी के बारे में कुछ और विस्तृत जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिक है। निम्न में से यौगिक है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, चौथा जल। तो दोस्तों आप लोग इसमें बताइए यौगिक कौन सा है। दोस्तों, आप लोगों के लिए 5 सेकंड का टाइम जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा, उसमें आप लोग आंसर करिए अब खुद, और उसके बाद हम आप लोगों को राइट आंसर का बताते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो यौगिक है दोस्तों वो जल होता है, जल यौगिक है। दोस्तों आइए बात करते हैं, समझते हैं यौगिक होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ 2-3 चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वो समझते हैं तत्व क्या होते हैं। यौगिक और उसके बाद मिश्रण। दोस्तों देखिए तत्व क्या होते हैं, इसको किसी भी प्रकार से आप किन्हीं 2 एलिमेंट्स में जो है विभाजित नहीं कर सकते। ये तत्व कहलाते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऑक्सीजन देख सकते हो, हाइड्रोजन देख सकते हो, कार्बन देख सकते हो, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक तत्वों को हम एक निश्चित अनुपात में, दोस्तों याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो वो जो होता है यौगिक कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, अनुपात निश्चित होता है, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी यौगिक कहलाती है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए NH4, यहाँ पे देखिए दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके NH4 बना हुआ है। देखिए इसमें N का 1 और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिले, यानी N और H में संबंध कितना है, 1 संबंधित 4, यानी एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है दोस्तों। इसी तरह से आप H2 देख सकते हैं, H2 यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि यौगिक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक मिश्रण ही होता है, लेकिन वो निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें जो एलिमेंट्स का एक निश्चित होता है। अब आइए मिश्रण समझ लेते हैं। तो मिश्रण में दोस्तों किसी भी 2 द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो हमें प्राप्त होता है, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को आपस में जब किसी भी अनुपात में मिला दें, कोई इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो वो हमारा मिश्रण कहलाता है। जैसे दोस्तों जैसे हम लोग जल में क्या करते हैं, चीनी घोल देते हैं, तो इसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है दोस्तों। नमक घोल देते हैं, या हम लोग जो है पानी में बालू जो मिला देते हैं, पानी में बालू, तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब मिश्रण का जो है, ये सब मिश्रण का उदाहरण है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, वो से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन ये भी एक तत्व है, तत्व एलिमेंट है, कार्बन ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप जल का आप सब जानते हो कि H2 होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यौगिक क्या है, जल। राइट ऑप्शन डी। तो दोस्तों अब आइए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। पहला इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा प्रोटॉनों की संख्या, तीसरा न्यूट्रॉनों की संख्या, चौथा है। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है, आप लोग आंसर करिए। आइए बताते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, उसके प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं
देखिए दोस्तों, ये अगर कोई भी मान लीजिए एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विभिन्न कक्षाओं में, एक कई कक्षाओं में बटा होता है इसके बाहरी कोश। और दोस्तों, ये जो नाभिक होता है किसी भी एलिमेंट्स का जो नाभिक होता है, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो रहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी नाभिक में, तो एलिमेंट के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, जितने नंबर का प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है किसी भी जो है तत्व की। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या। दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों नहीं होती है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिएक्शन करने में कभी कभी कम या ज़्यादा हो जाया करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके सामने अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से एक धात्विक गुण नहीं है। दोस्तों, जो निम्न दिया गया है इनमें से क्या एक मेटेलिक स्पेसिफिटी या मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो आप लोगों को बताइए। दोस्तों, पहला है चमक होना, दूसरा है आघात वर्धनी होना, मैलिएबिलिटी, जिसको आप लोग जानते होंगे। फिर सी होता है तन्यता, और डी है भंगुरता यानी ब्रिटलिटी होता है, ब्राइटल होना। तो दोस्तों देखिए, आप लोग आंसर करिए। राइट आंसर जो है इसका वो है भंगुरता। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कैसे चीजें होती क्या है। किसी भी धातु में क्या क्या गुण होते हैं? दोस्तों, धातु में चमक पाई जाती है, दूसरा विशेष चमक होती है, आघात वर्धनी होता है यानी मेलिएबल होता है। दोस्तों, जब आप इसमें किसी हथौड़े को सवार करेंगे अगर, तो ये क्या होगा, पतली चादरों में फैलता जाएगा, भंगुर नहीं होगा। और दोस्तों, तीसरा जो होता है इसमें ये तन्य होता है। तन्य का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसके जो है आप तार खींच सकते हैं। चौथा, ये दोस्तों विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, धातु जो होते हैं वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, यानी इसमें से करंट और हीट जो है आसानी से ट्रेवल कर सकती है दोस्तों। ठीक है। पांचवा जो होता है दोस्तों, इसमें विशेष प्रकार की आवाज भी पाई जाती है, साउंड्स होते हैं। साउंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये आपस में इनको आप किसी चीज से टकराएंगे तो विशेष प्रकार की आवाज भी करते हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है भंगुरता का अधिक प्रयोग होता है। अधातुओं ये भंगुरता जो है ये अधातु का गुण होता है दोस्तों। जैसे आघात वर्धनी है, आघात वर्धनी का मतलब कि जब आप अगर धातु को किसी चीज से पीटेंगे भारी चीज से, तो वो चीज क्या होती है, फैलती है। ठीक है दोस्तों। और भंगुरता क्या होता है, जब किसी चीज को आप किसी हथौड़े से अगर मारेंगे तो फैलता नहीं है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसे हम लोग भंगुरता कहते हैं। जैसे दोस्तों, आपको भी ईंट है, कोई ईंट पे आप हथौड़े से मारिएगा तो वो फैलेगा नहीं, वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो वो क्या होता है, आघात का गुण होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके सामने चौथा क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। दोस्तों, काफी मजेदार सवाल है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। दोस्तों, आप लोग जल्दी से आंसर करिए, 2 सेकंड आप लोगों को टाइम है। दोस्तों, आप लोग आंसर कर चुके होंगे। अब आइए हम जानते हैं अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी। दोस्तों देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, सबसे पहले जानते हैं पीएच मान क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो पीएच मान होता है, पीएच मान को हाइड्रोजन आयन सांद्रता का जो लघुगणक होता है उसका ऋणात्मक मान जो होता है वो पीएच कहलाता है। पीएच का दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे माइनस लाख H+, जहाँ H+ क्या है दोस्तों, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है दोस्तों। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाख 1/H+। दोस्तों ये पीएच की वैल्यू होती है। तो दोस्तों आइए समझते हैं
पीएच से किस प्रकार हम जानते हैं। तो दोस्तों देखिए पीएच का मान जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच का जो मान होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो दोस्तों देखिए 7 है, अगर कोई 7 से अगर कम है तो वो चीज अम्लीय होता है, और दोस्तों अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय होता है। और दोस्तों जो अगर 7 है तो ये चीज उदासीन होता है। इसको आप नोट करिएगा कि अगर 7 के बराबर है उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होता है। यानी 0 से 6 जो होता है ये होता है, और 8 से 14 क्षारीय होता है दोस्तों, और 7 जो होता है 7 पे उदासीन होता है। तो दोस्तों देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है एक्चुअली इसका जो मान होता है वो 5 से 5.5 तक पीएच स्केल पर इसका मान पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉलो करते हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों अब आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए और जल्दी से आंसर करिए। O2 का आणविक भार है 2, 8, 16, 32। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर जो है O2 का आणविक भार 32 होगा। दोस्तों आइए समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों कोई भी एलिमेंट जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। पी जहाँ पी उसका क्या होता है दोस्तों, पी उसका होता है एटॉमिक नंबर, जबकि जेड उसका क्या होता है एटॉमिक वेट होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि लिखा रहता है 8O16 दोस्तों। तो इससे एक ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के एक परमाणु में उसके 8 प्रोटॉन होते हैं, यानी उसका परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक 8 होता है, और इसका परमाणु भार दोस्तों 16 होता है, परमाणु भार 16 होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 16 है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो O2 का आणविक भार पूछा है। दोस्तों अणु क्या होता है, जो अणु होते हैं जो परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए O2 जो है ये 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और दूसरे का परमाणु भार 16, दोनों मिला करके दोस्तों आपका इसका जो अणु भार होगा वो 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 6वां क्वेश्चन है, आप लोग इसका जल्दी से जल्दी आंसर करिए। भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, निम्न ऑप्शंस में से एक कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है, आप लोग उसका आंसर करिए। पहला है पानी का बर्फ बनना। दोस्तों पानी से बर्फ बन जाना क्या भौतिक परिवर्तन है या नहीं है। चीनी का पानी में घुलना, दोस्तों चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है या नहीं है। दूध का दही बनना, और लास्ट ऑप्शन है आपका कांच का टूट जाना। कांच मतलब ग्लास जो होती है दोस्तों, उसका टूट जाना क्या है। दोस्तों आप लोग जल्दी से आंसर करिए। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दूध का दही बनना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज जिसे आप लोग कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन काफी आसान चीज है, आप लोग भी समझ जाएंगे बहुत जल्दी से। देखिए दोस्तों पहली बात कि भौतिक परिवर्तन में होते हैं वे उत्क्रमणीय होते हैं, वे उत्क्रमणीय होते हैं, और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। तो उत्क्रमणीय का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपनी पुरानी स्टेज को ये फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये जिस वस्तु से बनेंगे इनको फिर से पुनः उसी वस्तु में आकार में या उनके जो भी तत्व हैं गुणों में फिर से ढाला जा सकता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे देखिए पानी है, अगर पानी से बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से पानी बनाया जा सकता है। समझ रहे दोस्तों। दोस्तों ध्यान से आप लोग समझेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे। पानी से बर्फ बनता है, फिर बर्फ से पानी बनाया जा सकता है, यानी ये क्रिया जो होती है उत्क्रमणीय कहलाती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों दूसरा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है दोस्तों, नया पदार्थ नहीं बनता है,
नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब भौतिक परिवर्तन होगा तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो कोई न कोई नया पदार्थ बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब पानी अगर बर्फ बन जाता है तो ये कोई नया पदार्थ नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हैं, दूध से जब दही बनता है दोस्तों, दूध से दही बनता है तो ये दही क्या है, एक नया पदार्थ बनकर आती है। दोस्तों नया पदार्थ आप कैसे कहेंगे, जब किसी पदार्थ के गुणों में जब परिवर्तन हो जाता है, जब पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है तो वो नया पदार्थ कहे जाएंगे। दोस्तों जो गुण पानी का होता है वही गुण बर्फ का भी लगभग होता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो पानी का गुण होता है वही बर्फ का भी गुण होता है, तो इसलिए दोस्तों जो है कहा जाता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, कांच का टूट जाएगा, अगर कोई कांच की ग्लास है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई तो जो पूरे ग्लास का जो प्रॉपर्टीज थी वही ग्लास के छोटे से टुकड़े का भी प्रॉपर्टीज होगा। तो इसलिए दोस्तों ये जो क्या होंगे, भौतिक परिवर्तन होंगे। लेकिन दूध का दही बनना है, ये जो है आप समझ गए दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन इसलिए है, देखिए दोस्तों, पहली बात यहाँ पर नया पदार्थ बन जा रहा है दही, और दूसरी बात कि आप फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने 7वां क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए उपयुक्त विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से आंसर करिए। दोस्तों देखिए, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है वो क्या होती है दोस्तों, झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि दोस्तों, झाग प्लवन विधि, आइए हम समझ लेते हैं कि ये जो विभिन्न विधियां हैं किसी किसी पृथक्करण के लिए काम में आती हैं। सबसे पहले दोस्तों गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। तो दोस्तों जब कोई ऐसा अयस्क पाया जाता है जो कि मतलब भारी होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में दोस्तों करते क्या है, जो अयस्क होता है उसको पीस लेते हैं, एक तरह से महीन बारीक कर लेते हैं और फिर उसको पानी में डाल देते हैं। इससे अयस्क क्या होता है, नीचे बैठ जाता है दोस्तों, गुरुत्व बल के कारण। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि दोस्तों ये सल्फाइड अयस्कों के लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, तेल और पानी का मिश्रण होता है। तेल और पानी का मिश्रण के लिए क्या करते हैं, जब हम ये जो सल्फाइड अयस्क होते हैं इनको क्या करते हैं, बारीक पीस करके उसमें जो हमारा मिश्रण है तेल और पानी का उसमें डाल देते हैं। तो जो दोस्तों ये सल्फाइड जो अयस्क होते हैं ये तेल में घुल जाते हैं, और जो शुद्धियाँ होती हैं वो जल्दी से पानी में घुल जाती हैं, और इस तरह से ये अलग हो जाता है दोस्तों। तो सल्फाइड अयस्क के लिए जो है झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और चुंबकीय पृथक्करण विधि दोस्तों, जब लोहे का अयस्क पाया जाता है तो लोहे का अयस्क के सांद्रण के लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर बी। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने 8वां क्वेश्चन, दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। दोस्तों आप लोग पास 5 सेकंड, जल्दी से आप लोग अपना आंसर करिए। दोस्तों बड़े आराम से इत्मीनान से आप लोग वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, रटना नहीं, आप लोगों को समझना है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर समझेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, यानी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, या जिसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो आइए इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, या आवर्त सारणी में जब आप देखते हैं तो उसमें आप 2 लाइन्स पाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन्स पाते हैं यानी चीज क्षैतिज कहते हैं, और एक वर्टिकल यानी इसे ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो क्षैतिज लाइन, जो क्षैतिज खाने आपको दिखते हैं, इन्हें हम कहते हैं, इनका नाम होता है आवर्त, इनका नाम होता है आवर्त। और दोस्तों ये जो आपको ये वर्टिकल जो दिख रहे हैं, इनको हम लोग समूह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 ये हॉरिजॉन्टल खाने आपको मिलते हैं, जिन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। इसलिए टोटल इसमें 7 आवर्त पाए जाते हैं। और दोस्तों इसमें 18 समूह पाए जाते हैं। कितने? 18 समूह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 आवर्त 18 समूह।
18वें समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कुछ भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये 9वां क्वेश्चन है, आप लोग इसका तुरंत आंसर दीजिए। कार्बन का अप्रूव नहीं है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 कार्बन के अप्रूव है, इनमें से कोई एक जो है कार्बन का अप्रूव नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, सी ऑप्शन है हीरा और चौथा और लास्ट है सुरमा। दोस्तों इनमें से एक जो है वो कार्बन का अप्रूव नहीं है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर करिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना आंसर कर चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। दोस्तों जो सुरमा है, सुरमा जो है ये कार्बन का अप्रूव नहीं है। ग्रेफाइट ये भी कार्बन का अप्रूव है। देखिए दोस्तों, कार्बन के 3 अणु पाए जाते हैं, पहला है ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा। दोस्तों हीरा के बारे में आप लोग जानते होंगे, हीरा पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट जो पेंसिल के लेड के रूप में आप लोग यूज करते हैं वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है कार्बन का सबसे नवीनतम अप्रूव है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक अम्ल क्षार सूचक नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूचक पाए जाते हैं जो हम लोग क्षार के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो आप बताइए निम्न में से कौन सा एक जो है सूचक नहीं है। ऑप्शन ए मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी फिनोल्फथेलिन, ऑप्शन सी लिटमस और ऑप्शन डी चूना। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग आंसर करिए। जो इसका राइट आंसर है डी है। दोस्तों चूना जो है ये अम्ल क्षार सूचक में नहीं आता है। दोस्तों देखिए सूचक क्या होते हैं, तो दोस्तों सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। दोस्तों सूचक कैसे ये चीज बता पाते हैं, तो दोस्तों जब हम सूचक का प्रयोग करते हैं तो इनका अम्लीय विलयन में कोई एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में इनका कुछ अलग रंग होता है। इस तरह से दोस्तों ये जो है अम्ल क्षार सूचक काम करते हैं और ये तीनों जो है अम्ल क्षार सूचक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और चूना जो है अम्ल क्षार सूचक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो क्या है डी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने 10वां क्वेश्चन है, निम्न में प्राकृतिक सूचक है मेथिल ऑरेंज, हल्दी, फिनोल्फथेलिन, कोई। दोस्तों आप जल्दी से ऑप्शन करिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हल्दी। दोस्तों हल्दी जो है ये प्राकृतिक सूचक है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी सूचक होते हैं, जैसे कि इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल और एक मैन मेड, जिसे हम लोग अपने बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि हमें प्रकृति के द्वारा सीधे प्राप्त होते हैं, उनका हम सीधे यूज कर सकते हैं अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ रहे हैं हल्दी भी क्या है, एक सूचक है जो अम्ल क्षार के होने का पता बताती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने 12वां नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों पिछला जो था उसका नंबर 11 था। तो दोस्तों देखिए इसमें कहा रहा है किसी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो इस विलयन का जो पीएच मान होगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा। पहला है पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, दूसरा है पीएच वैल्यू घट जाएगा, तीसरा है स्थिर रहेगा, चौथा है नन ऑफ द अबव है। दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, आप लोग देखिए घट जाएगा। दोस्तों किसी भी विलयन में अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसका पीएच वैल्यू होगा वो घट जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मैंने पीछे बताया है कि जो पीएच होता है वो होता है log 1/H+। दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता जो है जब ये बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू जो होगा साधारण सी बात है घट जाएगा। यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। तो दोस्तों देखिए एक तरह से और अगर आपको समझाऊं मैं, तो आप लोगों को पता है कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। दोस्तों अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। ठीक है, और जो क्षार होता है उसमें OH आयन की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब H+ आयन आप बढ़ाएंगे तो यानी आप विलयन को क्या कर रहे हैं, अम्लीय कर रहे हैं। और जब दोस्तों जब विलयन अम्लीय होता है तो क्या होता है, जितना ज्यादा विलयन अम्लीय होगा पीएच की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है दोस्तों, पीएच की वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होगी। ठीक है, इस तरह से आप मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जब हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी, मतलब विलयन ज्यादा अम्लीय होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने 13वां क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र है। दोस्तों जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते होंगे तो उसमें आपको एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्किल ये सब समूह आपको देखने को मिलता होगा। तो उसमें आप लोग बताइए जो एल्केन होता है यौगिक, उसका जो है सूत्र इसमें से क्या होता है। CnH2n+1 होता है,
CnH2n+2 होता है, CnH2n होता है, CnH2n-2 होता है। दोस्तों आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर जो एल्केन का साधारणतः सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि एल्केन, एल्केन, एल्काइन होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या के अनुसार जो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उनके इन दोनों के रेशियो के अनुसार जो है सूत्र से जो है हम लोग एल्केन, एल्केन और एल्काइन का पता लगाते हैं। दोस्तों देखिए, जब फार्मूला ये होता है CnH2n+2, अगर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर C2H6 है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए C का 2 परमाणु है, H का 6 परमाणु है, तो देखिए C का 2 है यानी n बराबर 2 है। अब H2n+2 है कि नहीं, तो 2 × n+2 आप करेंगे तो 2 × 2 + 2 यानी 2 2 4 + 2 यानी 6। तो देखिए यहाँ पर 6 परमाणु है हाइड्रोजन के, यानी ये जो है फार्मूला किस पे है, Cn है तो H2n+2 है। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये फार्मूला वेरीफाई होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को ये पता होगा एक कार्बन परमाणु है तो मेथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन। इस तरह से आप लोगों को आगे प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों इसका जो सीधा सा नाम होगा, एन का मतलब ये देखिए C2 यानी 2 कार्बन परमाणु, तो इसका नाम एथेन होगा। ठीक है, एल्केन है इसलिए एथेन होगा। दोस्तों ये H2n+2 जो होता है, 2n+1 होता है, ये होता है एल्कीन होता है। दोस्तों ये क्या होता है, ये दोस्तों लिख रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये होता है एल्कीन होता है। क्या होता है दोस्तों, एल्कीन। ये क्या होता है, ये होता है एल्केन, ये होता है एल्केन। ये क्या होता है, ये होता है एल्कीन, ये होता है एल्कीन। और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन होता है। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इससे आपको नाम बेसिस पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 14वां नंबर है, एथाइन का सूत्र क्या है। दोस्तों अभी आपको मैंने पीछे एल्केन, एल्काइन का सूत्र जो है बताया है, उसके अनुसार से आप लोग यहाँ पर बताइए कि एथाइन का सूत्र क्या है। दोस्तों चूंकि H है इसलिए कार्बन के 2 परमाणु रहेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आयन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयन, यानी हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि CnH2n-2 होता है एल्काइन का सूत्र। देखिए लास्ट में आयन लगा हुआ है दोस्तों, यानी ये एल्काइन का है। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो चूंकि H है तो C कार्बन का 2 परमाणु रहेगा, और अब हाइड्रोजन के परमाणु के लिए आपको 2n-2 2 × 2 × 2 यानी 4 - 2, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु आपको लेने होंगे, 2, यानी C2H2। ये दोस्तों क्या होगा, एथाइन का सूत्र होगा, यानी सही ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बाकी बचे इनको लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये C2H4 यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये CnH2n का है, CnH2n का अभी मैंने बताया क्या होता है, एल्कीन होता है दोस्तों, यानी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मैंने आपको पीछे बताया ये एल्केन का है, यानी इसका नाम क्या होगा, एथेन होगा। ठीक है, इस तरह से CH4 ये मीथेन का है, क्योंकि क्योंकि कार्बन परमाणु इसलिए क्या होगा, मेथेन होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने 14वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करिए। निम्न में कौन सा घोल अधिक अम्लीय होगा। दोस्तों ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा घोल, pH वैल्यू का दिया गया है, ज़्यादा अम्लीय होगा। दोस्तों pH बराबर अगर 1 होगा, pH बराबर 2 होगा, pH बराबर 0.5, pH = 0। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है इसका डी। दोस्तों मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो होता है 0 से 6 तक अम्लीय होता है, 8 से 14 तक क्षारीय होता है, और 7 क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। दोस्तों pH वैल्यू जितना ही कम होगा वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, और pH वैल्यू जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा ही क्या होगा दोस्तों, क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद रखिए, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने 16वां नंबर का क्वेश्चन है, पिछला 15 था, सॉरी उसके लिए। एक उप परमाणु कण नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा न्यूट्रॉन। दोस्तों आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, एक उप परमाणु कण यानी परमाणु जिनसे मिलकर बना होता है उनमें से एक नहीं है।
मतलब तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन खुद का एक परमाणु है, बल्कि उप परमाणु कण नहीं है। दोस्तों जो परमाणु होता है, परमाणु आप लोग जानते होंगे, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही परमाणु का निर्माण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये उप परमाणु कण होते हैं, जबकि हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, एक एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 17वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक समूह में मौजूद तत्वों में समान होता है। दोस्तों जो एक समूह होता है, आप लोगों को मैंने अभी समूह और आवर्त के बारे में बताया था पीरियोडिक टेबल में, उसमें ये बात कर रहा है। तो अगर एक समूह में जितने सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं दोस्तों, उनमें आपको ये बताना है कि क्या समान होता है। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या। दोस्तों आप लोग बताइए क्या इसमें से समान होता है। आप लोग आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर है सी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्तों आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, इसमें क्या होता है, 7 आवर्त है और 18 क्या होते हैं, समूह होते हैं। समूह का मतलब खड़े कॉलम और जो है बड़े कॉलम, इसके आवर्त के मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये समूह में जितने एलिमेंट्स, मान लीजिए समूह में एक एलिमेंट यहाँ, 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 और इस तरह से मतलब जितने 7 आवर्त और 18 समूह में पाए जाते हैं। तो ये एक समूह की बात करें, ये समूह में सारे तत्व पाए जा रहे हैं, इनमें क्या समान होता है। तो दोस्तों इनमें जो है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है ये क्या है, जो है परमाणु क्रमांकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर ये जो सारणी बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि जिन तत्वों के लास्ट कोष में, यानी लास्ट जो है जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको एक श्रेणी में रखा गया है, एक समूह में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब संयोजक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों, संयोजक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इनके बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों एक समूह में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनके बाहरी कक्षाओं में समान जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी करती है, टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या समान नहीं होती है, लेकिन जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी संख्या क्या होती है दोस्तों, समान होती है। तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस कौन है। उत्कृष्ट गैस का मतलब नोबल गैस, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा नोबल गैस है। दोस्तों ये भी लगभग मैंने बता चुका है आप लोगों को कि नोबल गैस क्या होते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग ऑप्शन कर चुके होंगे, राइट आंसर इसका डी है। उत्कृष्ट गैस दोस्तों वे गैस होते हैं जो एक तरह से निष्क्रिय गैस इनको भी कहा जाता है। नोबल गैस जो है आवर्त सारणी के 18वें समूह में निष्क्रिय गैस जो है पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिरान, रेडान, ये सब क्या है, ये सब उत्कृष्ट गैस है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने 19वां क्वेश्चन है, निम्न में एक एल्कोहल है। दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एक एल्कोहल है। पहला ऑप्शन है CH3Cl, बी ऑप्शन है CH3OH, सी ऑप्शन है NaCl और डी ऑप्शन है HOH। दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों CH3OH। दोस्तों जो OH होता है ये एल्कोहल समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जहाँ OH होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों OH है लेकिन ये बेसिकली H2O है। आप लोग समझ सकते हैं। देखिए एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये उसका थोड़ा सा एक दूसरा रूप है लिखने का। दोस्तों जहाँ OH लगा होता है हाइड्रोकार्बन है, तो वो क्या होता है दोस्तों, एल्कोहल। ठीक है, CH3OH राइट आंसर ये है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए अपने अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपके सामने अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में एक भौतिक परिवर्तन है। एक बार फिर से आपके सामने परिवर्तन से क्वेश्चन है। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना और सभी। दोस्तों इनमें से एक भौतिक परिवर्तन है, आपको बताना है। क्या कागज का जलना जो है भौतिक परिवर्तन है, क्या दूध का दही बनना भौतिक परिवर्तन है, क्या नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, और क्या सभी भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों आप लोग जल्दी से आंसर लगाइए। इसका जो राइट आंसर है सी,
सी जो है दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों कागज अगर जल जाए तो फिर उस राख से आप कागज नहीं बना सकते हैं। मैंने आपको बताया पिछले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझाया हुआ था। उसके माध्यम से आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। दूध दही बन जाएगा तो दही से फिर आप दूध नहीं बना सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन नमक अगर पानी में घुल जाए तो आप फिर से नमक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए क्या है, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए केमिस्ट्री का सेशन मैंने लगभग हर सेक्शन से एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, और एक क्वेश्चन के माध्यम से 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है दोस्तों। ग्रुप डी के लिए बेहतरीन साबित होगा, आप लोग इसे जरूर देख कर जाएँ। काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों आप लोगों के लिए अगर आप लोग इस सीरीज को देखेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने फिजिक्स की सीरीज करा दी थी, इसमें मैंने केमिस्ट्री के लगभग सारे प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर कुछ छूटा, अगर आपको कुछ लगे कि छूट रहा है, या आपको अगर कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक सीरीज और हमारी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए जो आ जाएगी शाम तक, वो होगी बायोलॉजी की। बायोलॉजी पर आधारित कुछ बेहतरीन प्रश्न आपको जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक होगी, उनको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और वो क्वेश्चन कराऊँगा। और दोस्तों बस आप लोग इस सीरीज को देखिए। ग्रुप डी परीक्षा देने से पहले एक बार इस सीरीज को, पूरे साइंस सीरीज को, जो 1, 2 और 3 के नाम से आएगी आप लोगों के सामने, एक आ चुका है, दूसरा ये मैंने आप लोगों को करा दिया, और तीसरा जो है आज शाम तक वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से आप लोग ये देखिए और अपने स्कोर को और भी अपग्रेड करिए। ठीक है दोस्तों, और एक सूचना कि इसके बाद दोस्तों जो पेट ये सीरीज जो है बायोलॉजी के लाने के बाद पेट की जो कक्षाएं हैं वो प्लानिंग के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार चलना आप लोगों को प्रारंभ हो जाएंगी। और पेट में काफ़ी शानदार सफलता पाने के लिए आप लोग जरूर जुड़िए दोस्तों। काफ़ी अच्छे कंटेंट देखिए दोस्तों, हर चीज़ का आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें इस चीज़ के लिए पढ़ना क्या है। दोस्तों आपसे पूछा क्या जाएगा, आप पढ़ क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों। मैंने आपको शुरुआत वीडियो में बताया था, दिशा बहुत जरूरी होती है दोस्तों। आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं, अगर ये एक बॉक्स है, आप कितने भी बलशाली हैं दोस्तों, अगर इस बॉक्स को हमें इधर लेके जाना है तो दोस्तों आपको बल जो है हमेशा इधर ही लगाना होगा दोस्तों। आप बहुत बलशाली हैं, अगर बल अपना नीचे लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, तो दोस्तों ये बॉक्स कभी भी इधर नहीं जा सकता है दोस्तों। इधर बॉक्स जाने के लिए आप लोगों को इधर बल लगाना होगा। ये दोस्तों बहुत ही बेसिक रूल है जिसे आप लोगों को समझना होगा दोस्तों। परीक्षा देने के लिए पढ़ाई के साथ साथ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ समझदारी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती कि जो आप निकाल ना सके दोस्तों। अगर आप चीज़ों को रट के जाते हैं दोस्तों तो वो आपके लिए थोड़ा सा घाटा हो जाती है, क्योंकि जब आपको दोस्तों ऑप्शन मिलते हैं ना, तो ऑप्शन के समय में आप लोगों का जो दिमाग होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक ठीक है दोस्तों, जो कि वीडियो आपको समझाएंगे अगली वीडियो में कि कैसे ऑप्शन देखकर क्या होता है दिमाग में, कैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, फिर अनकॉन्शियस माइंड कैसे गेम खेलते हैं अपना परीक्षा में, इसको आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इससे जानकारी ले पाएंगे दोस्तों। फिर एक बार कहना चाहूँगा कि कौन कहता है तिमिर ये मिट नहीं सकता, बादल ये काला आसमां से छट नहीं सकता, ख्वाब देखे हैं जो तूने होंगे वो पूरे सभी, तू कर्मठी है कर्म कर, तू कर्मठी है कर्म कर। दोस्तों आप लोग सिर्फ कर्म करिए तो खुद का तू एक सूर्य है, खुद का तू एक सूर्य है दोस्तों। इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग इस सीरीज जरूर देखिए और पेट के लिए एकदम तैयार हो जाइए। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाई जाएगी और पेट के लिए दोस्तों आप पढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा और आप स्कोर 99+ परसेंटाइल लाने में जरूर सफल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।